बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको लास्ट जो लेक्चर हुआ था वो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्रॉस ब्रिज साइकिल की थी, और क्रॉस ब्रिज साइकिल के बाद फिर हमने जो है वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो इंग्रेडिएंट प्रोपोर्शंस हैं कैसे अवेलेबल होते हैं उनके हवाले से बात की थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैल्शियम अवेलेबल कैसे होता है और कैल्शियम स्टोर किस तरह से होता है और उसको रिलीज किस तरह से करवाया जाता है। अच्छा, एक और जो चीज़ है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत पिवटल रोल प्ले करती है, दैट्स एसिटाइलकोलिन। ठीक है, यानी दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर, बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर विच इज इनेबलिंग द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली। तो अगर अगर बेसिकली फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी और एस्पेक्ट से देखा जाए तो एसिटाइलकोलिन इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अगर देखा जाए तो इट्स एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर का से मुराद ये होती है कि एक ऐसा केमिकल जो कि नर्व सिग्नल्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सके। यूजुअली हमारे पास दो तरह के न्यूरोनल इंटरैक्शंस होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन कहलाता है, दूसरा केमिकल इंटरैक्शन कहलाता है। सो प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज द एग्जांपल ऑफ द केमिकल न्यूरोट्रांसमिशन। और उसमें दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि जब वो रिलीज होते हैं तो वो इनहिबिशन करवा रहे होते हैं। लेकिन कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि व्हेन दे आर रिलीज बेसिकली दे कॉजेज द एक्साइटेशन at the membrane where they are released. So जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में बाय फार अगर ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करते हैं कि जी नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मुराद क्या है? वो नर्वस सिस्टम जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाहर है। ठीक है, जितने भी न्यूरॉन्स हो गए वो उसमें आ जाते हैं। तो जो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है। बहुत सारी जगहों पे लगता है, ऑब्वियसली जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे हम सिर्फ इस वक्त फ़िलहाल बात करें एसिटाइलकोलिन के हवाले से कि एसिटाइलकोलिन है क्या। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। फॉर्मेशन इसके लिए आपको एक वीडियो दिखाती हूँ मैं इसकी। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली ये वीडियो तो फार्माकोलॉजी अपडेट्स के हवाले से है, नर्वस सिस्टम के हवाले से। तो आप लोगों के काम की चीज़ें वो ये है कि ये सेल है, सेल के अंदर एसिटाइलको-ए मौजूद है। कोलिन जो है वो सोडियम डिपेंडेंट कैरियर के थ्रू जो है वो टेक अप किया जाता है और रेट लिमिटिंग स्टेप है, एंटर हो जाता है ये सेल के अंदर, जो कि आपका न्यूरोनल सेल है। इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो एसिटाइलकोलिन बनता है। अब ये एसिटाइलकोलिन की वेसिकल है। इस वेसिकल के अंदर भी अगेन आपके पास एक रिसेप्टर है जो कि इसकी रिलीज करवाता है। नर्व इम्पल्स जहाँ से भी आ रहा है ऊपर से सेल की तरफ से, सेल बॉडी से आ रहा है, और ये आने के बाद ये डिपोलराइजेशन कराता है न्यूरॉन की और एक्सॉन की। इस डिपोलराइजेशन के नतीजे में जब ये मेम्ब्रेन डिपोलराइज होकर यहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे कैल्शियम चैनल मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग होती है, जिसके नतीजे में कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स होते हैं तो इसके नतीजे में एक्सोसाइटोसिस होती है एसिटाइलकोलिन की, एंड एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड इन द साइनेप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो स्पेस होता है वहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ये देखें तो बेसिकली एसिटाइलकोलिन, मैं इसको 1 मिनट के लिए रोकती हूँ, इसमें बहुत तेज़ी से ये काम हो रहा है। जो पोर्शन मैंने आपको दिखाना है वो हम वापस उसके ऊपर आ जाते हैं पहले। हाँ जी, अभी देखें नाउ एसिटाइलकोलिन के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि जब ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और कैल्शियम लेवल्स मतलब इंट्रासेल्युलर स्पेस में ज़्यादा हो जाता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके जो वेसिकल्स हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है, अगर फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देखें, ये एक मेम्ब्रेन ये है जो इधर नज़र आ रही है और यहाँ पे ये रिसेप्टर्स भी लगे हुए हैं एसिटाइलकोलिन के, और ये एक मेम्ब्रेन है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को, इस जंक्शन को अगर आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, तो एक का जो मेम्ब्रेन है जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है उसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और जहाँ पे रिलीज हो रहा होता है और जहाँ जाके एक्शन हो रहा होता है वो पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके लिए मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करते हैं।
और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लेबल करके ये डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि फिर हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी सकेंगे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे ज़रा। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये फॉर एग्जांपल ये नर्व टर्मिनल है। नर्व टर्मिनल के ऊपर जो है वो इस तरह से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं नर्व टर्मिनल। इस नर्व टर्मिनल के अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में आपके पास प्री फॉर्म्ड एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स मौजूद होती हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें बताया भी था कि किसी भी स्टोर्ड मटेरियल को अगर सेल से बाहर रिलीज कराना है तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? कैल्शियम की। अगर कैल्शियम मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर तो मोबिलिटी जो है वो इजी हो जाती है। सो दैट इज़ व्हाट बेसिकली इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ऊपर से सेल बॉडी की तरफ से आता है, ठीक है जी, एक्शन पोटेंशियल मूव करना शुरू करता है। से फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे ये कैल्शियम चैनल मौजूद है, ठीक है जी। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुँचता है तो ये इसको चैनल को एक्टिवेट कर देता है, और इस चैनल के एक्टिवेशन के नतीजे में कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, और कैल्शियम के इन्फ्लक्स के नतीजे में ये वेसिकल्स मूव करती हैं, लिटरली मूव करके यहाँ तक आती हैं, और मूव करने के बाद इन दोनों के दरमियान जो दोनों मेम्ब्रेन हैं उनके दरमियान में से मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, और जो भी स्टोर्ड कंटेंट होता है वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अच्छा, अब से फॉर एग्जांपल हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इस तरह का होता है, आपने पहले भी पिक्चर देखी होगी। अच्छा, ये जो है क्या कर रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है सरफेस एरिया, ताकि आपका जो पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन है उसमें मैक्सिमम जो है वो एसिटाइलकोलिन्स जो है वो मॉलिक्यूल्स जाके बाइंड कर सकें, और मैक्सिमम एक्टिविटी के नतीजे में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सके। नाउ दिस मेम्ब्रेन बेसिकली इज नोन एज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब साइनेप्टिक उस वक्त बोलेंगे जब ये साइनेप्स होगा। साइनेप्स जो है वो कॉम्बिनेशन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे इसको अपने आसानी के लिए कि इसका नाम जो है वो हम चेंज करके हम ये भी कर सकते हैं प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगी? पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड्स में होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब यहाँ पे जो है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। दे कैन बी टू टाइप्स, मस्करेनिक एंड निकोटिनिक। ठीक है जी। अब ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करेनिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये यहाँ पे इनके साथ जाके एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद फिर जो एक्टिविटी है। अब ये आपको मालूम है कि यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब विद इन मिली सेकेंड्स जो है ये एसिटाइलकोलिन का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, और उसकी वजह क्या है? यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद है जिसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज। ठीक है जी। ये एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जो है वो आपके एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर देता है ताकि उसका एक्शन जो है वो खत्म हो जाए। कुछ एसिटाइलकोलिन एज इट इज बैक जाके दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है फॉर रिसाइकलिंग पर्पस। ठीक है जी। अब इसके लिए हम वी गो बैक टू आवर वीडियो। वापस से हम अपनी वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। स्टार्ट द वीडियो अगेन। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इसको देखते हुए जो मूवमेंट हो रही है एसिटाइलकोलिन की इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट या जो जंक्शनल क्लेफ्ट है उसके अंदर जो रिलीज हो रही है, उस रिलीज के प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, यानी सेल से बाहर निकलना। अब यहाँ पे देखिए एसिटाइलकोलिन है, यहाँ पे ईस्ट्रेज जो है वो उसके एक्शन को जो है वो खत्म कर देता है, और जल्दी खत्म कर देता है विद इन अ सेकेंड। कोलिन और एसिटेट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है जी।
अच्छा, अब यहाँ तक जो चीज़ थी वो बेसिकली ये था कि हम बात कर रहे थे व्हाट एवर बेसिकली इज टेकिंग प्लेस नॉर्मली। इससे आगे जो है इन्होंने फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स दे दिए हैं, तो हम इससे आगे चलते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब आ जाए जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो फैक्ट्स हैं हमें पता होने चाहिए आपके एसिटाइलकोलिन के हवाले से, वो ये है कि एक जो एसिटाइलकोलिन की जो वेसिकल होती है वो 40 नैनोमीटर डायमीटर की होती है। नॉर्मल जो एसिटाइलकोलिन बनता है वो गोल्गी बॉडीज में बनने के बाद गोल्गी बॉडीज में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद फिर एक्सोप्लाज्म के थ्रू जो है वो नर्व टर्मिनल तक पहुंचता है और वहां पे रहता है। अब ये जो पेरिफेरल नर्व्स के हवाले से, ये जो हम स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल बॉडी कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड में, और जो नर्व टर्मिनल है वो किधर है, अफेक्टर ऑर्गन यानी मसल्स के पास। तो ऑल द वे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एसिटाइलकोलिन एक्सोप्लाज्म के थ्रू बन के जो है वो आपकी नर्व टर्मिनल में आता है। एक नर्व टर्मिनल जो होता है, जैसे मैंने अभी जो आपको जो साइनेप्टिक बल्ब दिखाया था वो एक नर्व टर्मिनल कहलाता है, और वहां पे 3 लाख वेसिकल्स जो है वो मौजूद होती हैं। हर वेसिकल के अंदर 10,000 मॉलिक्यूल्स एसिटाइलकोलिन के मौजूद होते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने के नतीजे में फ्यूजन होती है एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स की और एक्सोसाइटोसिस होती है। एक टाइम पे जब एक दफा एक्शन पोटेंशियल होता है तो 125 वेसिकल्स बर्स्ट होती हैं। अब अगर आप उससे भी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि अगर 125 का हिसाब करें आप, तो किधर गया आपके पास के एक वेसिकल के अंदर आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स थे, 10,000 एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय 125, तो ये बन रहा है 1,02,50,000। 1,02,50,000 मॉलिक्यूल्स एसिटाइलकोलिन के एक सिंगल यूनिट के ऊपर रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है जी, अब उसी हिसाब से ये आगे बढ़ता चला जाता है प्रोसेस, और जो है वो मतलब मतलब एक टाइम पे इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिलीज होके फिर आपके जो एक्शन पोटेंशियल है या जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो करवाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि मिली सेकेंड्स के अंदर एसिटाइलकोलिन डिसॉल्व हो जाता है बाय एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इनटू एसीटेट एंड कोलिन। कोलिन इज रीअब्सॉर्ब्ड फॉर रीयूज पर्पस, और उसमें 5 to 10 मिली सेकेंड्स लगते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि रिसाइकलिंग पर्पस के लिए जो कोलिन आता है वो किस तरह से आता है, क्लैथरिन प्रोटीन है, वो 20 सेकेंड्स के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है हर 20 सेकेंड्स में, जिसके नतीजे में आपकी जो कोटेड पिट्स हैं, जो कि कोलिन कोटेड पिट्स हैं, वो इंटरनलाइज हो जाती हैं, और इस तरह से जो कोलिन है वो दोबारा से प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब हो जाता है। किस तरह से होता है वो आप देख लें, इसके लिए भी आपको एक वीडियो मैंने रखी है निकाल के। ये क्लैथरिन प्रोटीन है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर देखें 3 हैवी चेन्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये 3 स्मॉल चेन्स हैं, तो ये 6 प्रोटीन चेन्स हैं, ये मिलके बनता है, और ये इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलने के बाद जो है, अच्छा, इसके साथ एडेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इसके साथ एड अप हो जाते हैं, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होने में इसकी हेल्प कर रहे होते हैं। इनके डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ फंक्शनली रिलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्लैथरिन प्रोटीन में HSC70 प्रोटीन होता है और ऑक्सिलिन प्रोटीन होता है। ये इस जो कॉम्बिनेशन है, ये जो इसका जो ये जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना है क्लैथरिन प्रोटीन की मल्टीपल यूनिट्स के साथ, इनको ये मजबूत करता है। अब ये रिसेप्टर्स मौजूद है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करें, दोबारा से ये वीडियो पीछे करती हूँ, ये पोर्शन जो है, ये वाला, ये जो मूवमेंट हो रही है ये साइनेप्स के बाहर की मूवमेंट है, यानी इस जगह पे एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा वाला पोर्शन दिखा रहे हैं, जैसे कि हम बताया कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो इसका कुछ पोर्शन सेल के बाहर होता है और कुछ सेल के अंदर होता है। ये क्लैथरिन प्रोटीन अंदर की तरफ है, ये आके अपने जो है ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, और उसके बाद फिर इसकी जो है वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है जी, मजीद प्रोटीन्स जो है वो आके एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, अब ये देखें, ये जो पिट बन रही है, ये पिट है जो कि एसिटाइलकोलिन कोटेड पिट है, और ये जैसे जैसे बनती जाती है इसके साथ जो है वो क्लैथरिन प्रोटीन्स आके मल्टीप्लाई करके लगते चले जाते हैं। ठीक है जी, अब ये जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये जो कोटेड पिट है ये मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाती है, और डिटैच होने के बाद ये अभी इसको मतलब इस स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। HSC70 प्रोटीन आके लग रहा है इसमें, और ऑक्सिलिन प्रोटीन आके लग रहा है। ठीक है जी, अब ये डिटैच हुआ ये सारा, और वो जो कोटेड पिट थी बेसिकली विद कोलिन मॉलिक्यूल्स इट्स इंटरनलाइज्ड। ठीक है, अब ये जो चीज बनी है यहाँ पे, अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर बना है, मैं थोड़ा सा इसको पीछे करती हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज द रीयूजेबल एसिटाइलकोलिन वेसिकल। ठीक है, यानी ये वो चीज है कि अब फौरन तो आपको गोल्जी बॉडी से दोबारा नए प्रोटीन्स, नए एसिटाइलकोलिन नहीं मिलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी और बहुत ज्यादा एक्सेसिव मस्कुलर एक्टिविटी है, तो यही जो है रीयूज हो रहा होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्लेथरीन प्रोटीन कोटेड पिट्स कहते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ये शेयरिंग खत्म हो गई थी, ये वापस से हम शेयरिंग पर आ गए हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कुछ ड्रग्स के हवाले से पता होना चाहिए जो कि जो नर्व ट्रांसमिशन है उसको अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो है कि मसल स्टिमुलेशन, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि मस्कुलर स्टिमुलेशन कर सकते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ स्टिमुलेशन इज फेयरली लाइक एसिटाइलकोलिन टाइप स्टिमुलेशन। यानी वो जो केमिकल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है या उनका जो केमिकल नेचर होता है या द वे दे आर वर्किंग इज सेम एज दैट ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो जो ये कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से, मीथाकोलिन, कार्बाकोल, निकोटीन, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि एसिटाइलकोलिन की तरह ही काम करते हैं और एसिटाइलकोलिन जैसा ही एक्शन देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो केमिकल्स हैं वो एसिटाइलकोलिन की तरह एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज से ब्रेक नहीं होते। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ब्रेक होने के नतीजे में वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रुक जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो कंपोनेंट्स है मेथाकोलिन, निकोटीन और कार्बाकोल वगैरह, ये चूंकि ब्रेक नहीं होते तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को कंटिन्यू करवाते हैं और उस कंटिन्यूएशन के नतीजे में मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है जो कि बहुत सिवियर किस्म का पेन, और पेन मसल्स के अंदर जो एक अकड़ाव होता है जो ऊपर से लेके नीचे तक जाता है और बहुत पेनफुल होता है, ये करवा सकता है। अच्छा, दूसरा काम क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की स्टिमुलेशन। दूसरा जो तरीका है, एक तो ये है कि केमिकल ऐसा हो जो कि एसिटाइलकोलिन की तरह काम करता हो, तो भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एक्टिवेशन होगी। फिर अगर एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज का इनहिबिटर डाल दिया जाए तो वो क्या करेगा, चूंकि इनहिबिशन हो जाएगी तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में एसिटाइलकोलिन ब्रेक नहीं होगा, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब ये जो इसके लिए जो केमिकल्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं यूजुअली, अगर ऐसा कुछ काम करवाना है तो नियोस्टिग्मीन और फाइसोसिस्टिग्मीन जो है वो ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बेसिकली सेवरल आवर्स के लिए एसिटाइलकोलिन को वो करवा देते हैं, इनहिबिट करवा देते हैं, तो उसके नतीजे में मस्कुलर एक्शन बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसी कंडीशन, अब आप सोचोगे कि ऐसी जरूरत क्या पड़ी है, कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल उसमें एक एग्जांपल जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस की भी है। इसमें क्या होता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन लाइक ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो एसिटाइलकोलिन की जगह जाके बाइंड कर जाती हैं और एसिटाइलकोलिन की से रिलेटेड जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसको इनहिबिट कर देती हैं, तो मसल्स वीक हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो, उसकी जो बॉडी है वो फ्लैसिड होना शुरू हो जाती है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता क्योंकि मसल्स वीक हो रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो थोड़ा बहुत भी एसिटाइलकोलिन अगर मसल्स के अंदर मौजूद है तो उसके एक्शन को प्रोलॉन्ग करने की जरूरत होती है, और ऐसे टाइम पे दीज ड्रग्स कम इन व्हिच इंक्रीजेस द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन।
नॉर्मल बंदे को अगर ऐसी दवा दी जाएगी तो उसके अंदर मस्कुलर स्पाज्म हो जाएगा, लेकिन मायस्थेनिया ग्रेविस का जो मरीज है अगर उसको अगर एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिट करवा दिया जाता है तो सेवरल आवर्स तक के लिए एसिटाइलकोलिन अगर बाइंड रहेगा तो वो उसकी जो एक्टिविटी है वो हो पाएगी, वो मस्कुलर एक्टिविटी कर पाएगा पेशेंट, ठीक है। लेकिन इसको खाली इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। डायआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट एक कंपोनेंट है जो कि नर्व गैस पॉइजन के तौर पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे पर्टिकुलरली मिलिट्री पर्पस के लिए एनएमजे की एक्टिवेशन हो जाती है और जिसके नतीजे में एनएमजे पे एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज की परमानेंट लेवल की इनएक्टिवेशन होती है, जिसके नतीजे में लीथल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यूजुअली ये दवाएं जो ये इस तरह की जो दवाएं होती हैं वो आपके जो कमांडो एक्शन होता है उसके अंदर इस्तेमाल की जा रही होती हैं, ताकि आप जो है ओपोनेंट जो एनिमी है उसको पैरालाइज कर सकें, ठीक है। अगेन मसल स्पाज्म होगा और उसके बाद वो अगर स्पाज्म बहुत देर तक रहेगा तो फिर मसल्स जो है वो नया जो एक्टिविटी है उसको लेने के काबिल नहीं रहेंगे, तो वहीं के वहीं अकड़ के रह जाएंगे। तो अब ऑब्वियसली उसमें फिर रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू योर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और that basically leads to a lethal consequence। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर की अगर ब्लॉकेज करवानी हो कि जी इम्पल्स मूवमेंट जो है, इम्पल्सिव मूवमेंट ऑफ नर्व्स टू मसल्स जो है वो ब्लॉक करते हैं, तो उसके लिए क्यूरेड लाइक ड्रग्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। इसमें जो सबसे कॉमन जो ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्लिनिकल पर्पस के लिए वो है ट्यूबोक्यूराराइन। ट्यूबोक्यूराराइन जो है वो हमारे पास ट्रैक्रियम सोडियम के नाम से अवेलेबल होती है मार्केट में, और दिस इज द वेरी पावरफुल मसल रिलैक्सेंट प्रेजेंट इन आवर क्लिनिकल सेटिंग्स, जो कि एनेस्थेटिक्स के साथ सर्जरी के दौरान पेशेंट को ये ड्रग दी जा रही होती है ताकि सर्जरी का जो प्रोसेस है वो इजीली हो सके, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में सर्जन जो है वो सर्जरी नहीं कर पा रहा होता है। तो जो मसल रिलैक्सेंट थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको दिया जा रहा होता है एनेस्थीसिया के दौरान, ताकि उसके मसल्स जो है वो ढीले रहें और प्रॉपर तरीके से जो है वो सर्जरी को कंडक्ट किया जा सके। सो ये कुछ ड्रग्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि मसल एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। स्केलेटल मसल्स के हवाले से कुछ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या है कि जिसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -80 टू -90 मिली वोल्ट है। लार्ज जो सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, लार्ज नर्व फाइबर्स के हवाले से बात हो रही थी। तो जो लार्ज नर्व फाइबर्स हैं उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है स्केलेटल मसल्स का ऑलमोस्ट सेम होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन है वो 1 to 5 मिली सेकेंड्स का होता है एक। आपको उसके बाद मसल्स को रिलैक्स करना होता है। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन यानी किस स्पीड से जो है वो कंडक्शन हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की, वो 3 to 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से है, और अगर लार्ज न्यूरॉन से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो उसका 1/13 पार्ट है, यानी नर्व कंडक्शन जो है वो 13 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव तेज़ी से होती है ताकि ब्रेन तक आपकी जो एक्शन जो है वो पहुंच सकें और आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। लेकिन अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन इतनी स्पीड के साथ होगी तो ऑब्वियस ही बात है वो फिर एक एबनॉर्मल एक्टिविटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हमको ये पता होना चाहिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जेटिक्स क्या हैं, कि एनर्जी कौन सी इस्तेमाल होती है। सो जो बेसिक जो एनर्जी इस्तेमाल होती है या जो मेजर एनर्जी करेंसी है जो हमारी पूरी बॉडी में फेयरली तमाम ही एक्टिविटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, दैट इज़ योर ATP। नाउ एटीपी बेसिकली क्या कर रहा है, सबसे पहली चीज तो आपने वीडियो जो देखी थी क्रॉसब्रिज साइकिल की उसमें आपको याद होगा कि हमने ये बात की थी कि एटीपी का काम क्या होता है। एक मिनट सॉरी, हाँ, एटीपी का काम क्या होता है बेसिकली कि एटीपी जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो आपका जो मायोसिन हेड है उसको एक्टिव पोजीशन में या बाइंडिंग पोजीशन में लेके आने का काम एटीपी करता है। फिर जब वो एटीपी ब्रेक होता है तो क्रॉस ब्रिज बनता है और उसके बाद जब फॉस्फेट रिलीज हो जाता है तो पावर स्ट्रोक लगता है। तो यानी 3 स्टेप्स के अंदर एटीपी डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल हो रहा होता है। सो एटीपी पहला काम ये कर रहा है। दूसरा काम क्या करता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो आपका IP3 का मैंने कल मैकेनिज्म बताया था, जो IP3 की जो बाइंडिंग है और उसके नतीजे में जो कैल्शियम का रिलीज है दैट इज एनर्जी कंज्यूमिंग, एंड फॉर दैट पर्पस एटीपी इज यूटिलाइज्ड। यानी एटीपी का हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपके कैल्शियम की रिलीज हो सकेगी फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुवर्ड्स
द एरिया साइटोप्लाज्म वेयर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स आर इंटरैक्टिंग। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा काम है वही जो आपको पता है कि पूरी बॉडी में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस एटीपी जनरेट करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जिसके नतीजे में 3 सोडियम बाहर और दो पोटेशियम अंदर आ रहे होते हैं, और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सो एटीपी वहां पे भी इस्तेमाल होता है। फैक्ट क्या है इसके हवाले से कि नॉर्मल एटीपी कॉन्सेंट्रेशन एक मसल फाइबर में कितनी है, 4 मिलीमोल्स होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है कितनी देर कॉन्ट्रैक्शन करा सकती है, 1 to 2 सेकेंड्स तक का कॉन्ट्रैक्शन करा सकती है। अच्छा, नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यू हैव टू लर्न दीज वेरी बाय हार्ट, सो दैट मतलब अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बता सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक मसल फाइबर के अंदर 4 मिलीमोल्स जो है वो एटीपी मौजूद होता है, और वो 1 to 2 सेकेंड्स तक की कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है। भाई उसके बाद क्या होगा? ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जांपल जितना एटीपी है वो इस्तेमाल हो गया और आपकी कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, आप 1 to 2 सेकंड्स के लिए तो मूव नहीं कर रहे होते, आप तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं ये पिछले 10-15 मिनट से जो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, तो उसमें मेरे जो स्केलेटल मसल्स हैं, थ्रोट के, जबान के, मुंह के, ठीक है, वो तमाम के तमाम कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करें। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये 1 to 2 सेकंड्स के अंदर तो मेरा एटीपी तो यूटिलाइज हो गया, बाकी क्या होगा? ठीक है जी। तो उसके लिए फिर आपके पास आता है कि आपके पास एटीपी किस तरह से सोर्स जनरेट होता है। वो 3 तरह से आपको एटीपी मिल रहा होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फर्स्ट इज प्री फॉर्म्ड एटीपी, जो कि आप जिस टाइम पे रेस्ट पे होते हैं तो आपकी जो रिप्लेनिशमेंट हो रही होती है और आपका जितना एटीपी बन के स्टोर हो रहा होता है, दैट इज योर प्री फॉर्म्ड एटीपी, जो कि हमने बोला 4 मिलीमोल्स पर मसल फाइबर है, और जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है 1 to 2 सेकेंड्स तक की। उसके बाद क्या होता है कि वही एटीपी जो है चूंकि ब्रेक होके एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस एडीपी को फॉस्फोराइलेट करके आप दोबारा से एटीपी बना सकते हैं। उसके लिए जो 2 मैकेनिज्म्स हैं जो एटीपी बनाते हैं और आपको रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो 2 मैकेनिज्म्स हैं, एक फॉस्फोक्रिएटिन और दूसरा ग्लाइकोलिसिस का मैकेनिज्म है। फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो आपका किस तरह से काम करता है ये आप देख सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होने के नतीजे में एटीपी बनता है। ये एटीपी क्या करता है, क्रिएटिन काइनेज के थ्रू जो है वो अपना फॉस्फेट डोनेट करता है क्रिएटिन को। ठीक है, अब ये पोरिन प्रोटीन के थ्रू जो है क्रिएटिन अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एटीपी यहाँ से आता है, ये एक्स्ट्रा जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये उसके अंदर है, मैकेनिज्म हो रहा है। क्रिएटिन काइनेज क्या करता है, इन दोनों कंपोनेंट्स को लेके आपस में जोड़ देता है। एटीपी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू एडीपी, और जो क्रिएटिन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोक्रिएटिन। अच्छा, ये एटीपी जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के मैकेनिज्म के थ्रू ऑब्वियसली दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है ये स्टोर्ड रहता है, जितना भी आपका जो रेस्ट फेज होता है उसमें जितने एटीपीज बनते हैं उसके साथ साथ जितना भी क्रिएटिन मॉलिक्यूल मसल्स के अंदर मौजूद होता है उसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, और ये जो चीज है ये आपको आगे लॉन्ग रन में फॉस्फेट प्रोवाइड कर रही होती है। जिस टाइम पे आपकी एक्सरसाइज हो रही है या आप मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है, अगेन क्रिएटिन काइनेज जो साइटोप्लाज्म के अंदर या सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद है उसमें उसके साथ इंटरैक्ट करता है। वो एडीपी जो कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में एडीपी बना है उसको फॉस्फोक्रिएटिन और एडीपी के साथ मिलके एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, एंड क्रिएटिन काइनेज जो है वो फॉस्फोक्रिएटिन को क्रिएटिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एटीपी कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल हो जाती है दोबारा एडीपी। अब जितने भी इस तरह से फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो मसल्स में मौजूद है वो आपको उस वक्त तक एटीपी देते रहेंगे जब तक उनकी फॉस्फोरिलेशन हो रही है। अच्छा, ये जो मैकेनिज्म है, अगेन ये जो क्रिएटिन जो फारिग होता है ये फिर दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और फॉस्फोरिलेशन होती रहती है अच्छी खासी देर तक। जब ये मैकेनिज्म कंटिन्यू चलता रहता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये बहुत दफा रिसाइकिल हो जाता है क्रिएटिन मॉलिक्यूल, तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ब्रेकडाउन प्रोडक्ट या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको हम क्रिएटिनिन कहते हैं। और क्रिएटिनिन अगर आपको याद हो, हमने बहुत दफा सुना है वर्ड, क्रिएटिनिन के लेवल्स चेक करवाए जाते हैं किडनी फेलियर को चेक करने के लिए। वजह क्या है कि क्रिएटिनिन जब बन जाता है एक मर्तबा तो फिर इसकी बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन खत्म हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि उसके नतीजे में आपका जो जब किडनी से आपने नॉर्मली भी हम या फिजियोलॉजी में पढ़ोगे किडनी की फिजियोलॉजी में,
कि किडनी क्या करता है कि फिल्टर कर देता है पूरे फ्लूइड को। अब उसमें से जो बॉडी के लिए काम की चीजें होती है ना, वो सारी उठा के रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो वेस्ट होता है वो यूरिन में पास हो जाता है। क्रिएटिनिन इज द काइंड ऑफ सब्सटेंस विच इज नॉट रीएब्जॉर्ब्ड एट ऑल। ठीक है जी। तो जब क्रिएटिनिन लेवल्स जो हैं वो अगर किडनी के अंदर जितने होने चाहिए उतने हैं तो दैट मीन्स किडनी इज फंक्शनिंग नॉर्मली। लेकिन अगर क्रिएटिनिन जो है वो उसके लेवल्स गिरने शुरू हो जाए यूरिन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट का जो किडनी है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। सो बेसिकली it's the wastage product of creatine metabolism, but it is also useful as a very important kidney function marker. अगर तो किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो क्रिएटिनिन लेवल्स जितने नॉर्मल होने चाहिए उतने रहेंगे। लेकिन अगर क्रिएटिनिन लेवल्स यूरिन में कम होने शुरू हो गए हैं और प्लाज्मा में बढ़ने शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि किडनी फेलियर है। सो अगेन ये दो चीजें एक साथ इंटर रिलेट करी थी, तो मैंने कहा मैं आपको साथ ही बता दूं। सो क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिन का जो मैकेनिज्म है, इनका जो आपस में इंटरेक्शन है वो आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। कोई चीज अगर ना समझ में आ रही हो तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। नाउ व्हेन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, फॉस्फोक्रिएटिन के बाद जो आपके पास जो रीफॉस्फोरिलेशन ऑफ एटीपी का जो मैकेनिज्म है वो दूसरा साइटोप्लाज्म में होता है। वो किस तरह से होता है? ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। अब ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना। ठीक है जी। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज का, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इन दैट प्रोसेस ऑफ मोस्ट प्रोबेबली 8 to 9 स्टेप्स आपको एटीपी जो है वो तकरीबन 8 मिलते हैं। ठीक है जी। एंड दीज आर रेडी एटीपीज, फॉस्फेट्स डोनेट हो रहे होते हैं टू द एडीपी। नाउ दैट एडीपी फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? इट इज कमिंग फ्रॉम द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो जिस तरह से एडीपी की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में फॉस्फोक्रिएटिनिन से फॉस्फोरिलेशन हो रही होती है, बिल्कुल इसी तरह से जो रिमेनिंग एडीपी जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साथ ही साथ चल रहा है, उस ग्लाइकोलिसिस से भी एडीपीज जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। Now, this glycolysis basically is taking place by the stored glucose in the skeletal muscles, which is known as sorry, glycogen. तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज निकलता है एंड दैट सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंटर्स द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एंड देन इट गिव्स यू एटीपीज। ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस है आपको एटीपी मिलने का वो ये है। थर्ड जो प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, जो कि अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस पिक्चर में कि एडीपी जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के मैकेनिज्म में जाती है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है और साथ में जो है आपको एटीपी मिल जाता है। हर आधे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन पे एक एटीपी बन रहा होता है। तो आप जो बेसिकली जो आपका जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है अल्ट्रा सेल्यूलर लेवल पे वो यहाँ होता है, जब आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो आपको एक एटीपी दे रहा होता है। वो क्या मैकेनिज्म है ऑब्वियसली आप लोग बायोकेमिस्ट्री में इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। सो फिलहाल के लिए सिर्फ आपको ये मैं बता सकती हूँ कि ये एक जो नॉर्मल मैकेनिज्म है जो कि स्लो प्रोसेस में कंटिन्यूसली चल रहा होता है। आप जब रेस्ट कर रहे हैं तब भी चल रहा है, आप जब नहीं है तो ये बेसिकली जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है, कहाँ गया जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है, दिस इज अगेन द सोर्स ऑफ प्री फॉर्म्ड एटीपी, जो कि आपको बाद में मतलब जैसे आप अगर आप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, रेस्ट की कंडीशन में है, तो ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से जो एटीपी बन के होता है वो स्टोर हो रहा होता है, तो ये प्री फॉर्म्ड एटीपी फिर आपके आगे काम आ रहा होता है। सो होपफुली ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप काइंडली जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। फॉर today this is more than enough. Thank you so much for being with me, and Allah Hafiz.